हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप लोगों के आपको पता ही है और आप लोगों ने चेक भी किया है कि टीजीटी या पीजीटी और पीआरटी की भी आंसर कीज आ चुकी हैं। और अब आपके सबके दिमाग में एक चीज़ ये आ रहा है कि कौन से नंबर वाले को, यानी कि कहाँ से कहाँ तक कट ऑफ जाएगी और हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करें तो क्या करें, क्या चीज़ करें। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और आई होप कि मेरे इस सेशन से आपको थोड़ी बहुत हेल्प जो है वो मिले। और जैसा कि आप लोगों को सबसे पहली बात तो मैं आज ये कहूँगी कि हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द लवली लेडीज एंड टू दोस एंड टू द मेन हु ट्रूली वैल्यू द वुमेन। तो उन सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। और इसी के साथ ही के साथ मैं आप लोगों को कि केवीएस के टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू में क्या करें क्या ना करें ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, पहले स्टार्ट हाउ टू प्रिपेयर फॉर केवीएस इंटरव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो बताना चाहूँगी। हमने एक अपना यूट्यूब पर पोल करवाया था, तो मैं आपको दोनों पोल दिखा रही हूँ, टीजीटी के भी और पीजीटी के भी, कि लोगों के नंबर किस रेंज में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। टीजीटी में हमारे पास 1500 वोट्स आए और पीजीटी में हमारे पास, हमने कल डलवाया था, 1.2 वोट्स 1.2 के वोट्स आए। तो सबसे पहले देख लेते हैं टीजीटी के, जो ये हैं टीजीटी के। तो टीजीटी के वोट्स जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले लेस देन 100 12% जो लोग हैं दे आर लेस देन 100। और तो लेस देन 100 जो है वो 12% है। 101 to 120 52% लोग जो हैं वो 101 to 120 में है। 121 से 130 के बीच में 21% है। 131 से 145 के बीच में 9% है और अबव 146 5% है। तो इतना तो जाएगी ही नहीं कहीं। तो अब आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा जो लोगों ने स्कोर किया है वो 101 से 120 के बीच में स्कोर किया है। तो 101 से 120 के बीच में तो कट ऑफ यही जानी चाहिए, मतलब 111 से 120 के बीच में जो है, या 101 से 120 के बीच में है। तो वैसे तो 20 का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो कट ऑफ किसी इसी रेंज में जो है वो आनी चाहिए। इफ़ यू आर फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी, तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पर जो 52% इन लोगों ने स्कोर करा। अब उसमें 101 से 110 तक भी होंगे, 111 से 120 भी होंगे। अब वो हमें जो है नहीं पता, तो ऑन एन अप्रॉक्स ये लगा लीजिए कि 101 से 120 के बीच में, यानी कि 110 से 120 के बीच में कट ऑफ जो है वो जा सकती है। 110 से 120 के बीच में मैं बोल रही हूँ, ये कट ऑफ जो है जा सकती है। तो इफ़ यू आर फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी, उससे ऊपर वालों को तो इंटरव्यू की तैयारी करनी ही चाहिए, ठीक है। तो 121 से 130 वालों, 131 से 145, उनको तो खुद को भी पता होगा कि हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी ही चाहिए। तो ये जो रेंज अगर आ रही है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। अब ये तो हुई थी टीजीटी की बात। चलिए अब बात करते हैं, अब लेट्स टॉक अबाउट पीजीटी। अब हमारा पीजीटी का जो है, अब पीजीटी का दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो पीजीटी में हमारे पास आए हैं 1.2 के वोट्स। अब 1.2 के वोट्स में आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ। सबसे पहले बिलो 110 है 31%, 101 to 120 जो है वो है 42%, और 121 to 130 15%, 31 to 40 जो है वो 7%, और अबव 141 5%। तो आप ये देखिए, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने इसमें भी स्कोर करा है वो 111 to 120 के बीच में स्कोर करा है। तो वही इसकी रेंज भी जो जानी चाहिए वो यही रेंज जो है वो जानी चाहिए 120, क्योंकि इसमें सीट्स भी कम है। तो इसमें रेंज जो है वो यही जानी चाहिए 120 प्लस वाला जो है वो, तो आई थिंक उसको तो तैयारी करनी ही चाहिए। तो 111 से 120 के बीच में, तो यही लगता है कि 111 से 120 के बीच में इसकी 115 से इतनी की ही इसकी वो जाएगी। देखिए, ये आंकड़े जो है वो आप ही लोगों ने दिए हैं, ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये आप ही लोगों ने वोटिंग करी है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे लिस्ट जो आई थी उसमें भी 111 से जो है वो लोग जो कैटेगरीज में आ रहे हैं वो उसमें 111 से। तो अब
हो सकता है ऐसे कुछ कम चली जाए, हो सकता है ऐसे कुछ ऊपर चली जाए, लेकिन हम जो कि मैं हवा में तीर छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। ये पोल जो है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आई थिंक इसी रेंज वालों से, और इसे अगर भाई ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं तो हो सकता है इससे नीचे वालों को भी वो कॉल कर लें। तो आप प्रिपेयर्ड रहिए। मेरा कहना ये है कि आपका जो रेंज आ रहा है आप खुद देखिए, आपको हमने पोल दिखा दिया है, तो आप जिस रेंज में आ रहे हैं उस रेंज को देखते हुए आप जो है इंटरव्यू की तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है जी। अब ये तो हुई ये बात कि इंटरव्यू की तैयारी वाली बात। अब हमारी आगे जो बात मुझे जो बतानी है वो ये है कि अब हाउ टू प्रिपेयर फॉर केवीएस इंटरव्यू। तो सबसे पहले केवीएस इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के लिए अब कुछ बातें हैं जो आप लोग जो है वो मैं आप लोगों से के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। तो पहली बात तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले केवीएस के इंटरव्यू की, चलिए पहले बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी के इंटरव्यू की, इसमें एक तो इंटरव्यू है और एक है डेमो। आप में से जो लोग ऑलरेडी जो है वो पढ़ा रहे हैं उनको भी, और जो नहीं पढ़ा रहे हैं उनको भी डेमो के लिए प्रिपेयर करना है। जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए डेमो देना कोई खास मुश्किल काम नहीं है, लेकिन यहीं पर एक चीज ये आती है, कई बार इंसान जो होता है सोचता है मैं तो पढ़ा ही रही हूँ बहुत दिन से, मुझे क्या तैयारी करनी है डेमो की। यहीं पे ये चीज जो है वो खराब कर देती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या काम करना है, आप पहले इंटरव्यू के लिए जैसे आपसे ये पूछा, एक दिमाग में ये चीज आती है, we are not well versed in English, we can't speak English fluently, what if they ask all the questions in English, how will we be able to answer all the questions in English thoroughly? तो पहले इसके बारे में सुन लीजिए। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जिस भी भाषा में इंटरव्यू दीजिए वो भाषा जो है वो क्लटर फ्री हो, वो भाषा जो है उसमें आप उसमें फंबल ना करें और उसको बोलने में आपके वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट हो। यू आर गोइंग टू बी अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ऑब्वियसली आपका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके वर्ड्स में आप शय को सह बोल रहे हैं या सह को शय बोल रहे हैं तो वो चीज़ आपके नंबर काट देती है। तो इंटरव्यू की तैयारी में सबसे पहले आप अगर बाइलिंगुअल मेथड भी यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल चलेगा। इस बात से फिक्र मत कीजिए कि हमको थॉरली इंग्लिश ही बोलनी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप बाइलिंगुअल को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ प्रेफरेंस जो है वो ठीक है रहता है कि इंग्लिश वालों को, लेकिन फिर भी बाइलिंगुअल भी यूज़ किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप खुद के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो अपने बारे में जो प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आप अपने बारे में जो कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं देखिए कि आप के वो रेलेवेंट हो जो आप अपने लिए प्रिपेयर करें। वैसे मेरा मानना ये है कि ये क्वेश्चन हो गया तो किसी के मौका पड़ गया तो पूछ लेते, अदरवाइज आजकल ये क्वेश्चन इतना पूछा नहीं जा रहा। तो अगर आपसे पूछा जाता फिर भी आप अपने टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले वो देखिएगा कि वो उनमें वो चीज़ें ना हो जो आपके अंदर नहीं है। जैसे अगर आपसे कि वो आपसे पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड यू से दैट आई एम अ वेरी गुड लीडर एंड तो कहेंगे गिव मी गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ योर लीडरशिप। तो आप ये देखिए अगर मैं कोई भी क्वालिटी अगर बता रहा हूँ या बता रही हूँ तो वो क्वालिटी मेरे अंदर है या नहीं है। मैं एक सिंपल सी चीज़ कहती हूँ, बी ऑनेस्ट। उस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि वो आपकी ऑनेस्टी जो है अगर आपके बोलने में दिख रही है तो दैट काउंट्स। ये ऑनेस्टी आपको जरूर उस चीज़ से हेल्पफुल रहेगी, तो बी ऑनेस्ट। तो जब आप इंटरव्यू की अपने आप उसमें कह रहे हैं कि अपने बारे में आपको बताना है तो आप सबसे पहले अपने बारे में सोचिए कि मेरे डोंट्स के बारे में अवॉइड कीजिए कि आपकी क्या कमियां हैं। यहाँ पे थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ता है कि हमारी क्या कमियां हैं। कुछ लोग बहुत उसमें अपनी कमियों को भी बता देते हैं कि जैसे आई एम नॉट अ गुड डिसीजन टेकर और जो है आई लैक इन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो डोंट्स जो है वो मत करिए। या कई बार डोंट्स में लोग ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि नंबर कमाने के लिए, जैसे आप अगर देखेंगे कि जो है लोग कहते हैं कि हाउ जो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में एमएनसीज के इंटरव्यूज़ खुल जाते हैं और वे कहते हैं कि माई ओनली जो है नेगेटिव पॉइंट इज़ दैट आई एम अ वर्कहॉलिक पर्सन।
तो वो चीज़ जो है इन टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा नेगेटिव हो जाती है। आप उसको छोड़िए और आप एंथुसियास्टिक हैं तो सोचिए मैं एंथुसियास्टिक किस वे में हूँ। अगर आप ये कहते हैं मैं एंथुसियास्टिक या मैं ऑप्टिमिस्टिक, तो हर चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन जरूर तैयार कीजिए कि अगर काउंटर क्वेश्चन पूछा तो मैं उस काउंटर क्वेश्चन का क्या जवाब दूंगा या दूंगी। तो टेल मी समथिंग अबाउट 2 या 3 सेंटेंसेस में अपने बारे में वाइंड अप कर दीजिए। आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं मेरे फैमिली में ये लोग हैं, मेरी ये वो हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आपके जो मेन आपकी पर्सनैलिटी के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आपको लगता है बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, उन पे प्रिपेयर कीजिए और उनका एक एक्सप्लेनेशन जरूर तैयार कीजिए। ये तो हुआ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। नाउ अब सीधा आता है कि जैसे मैं जब पीजीटी का इंटरव्यू देने के लिए गई थी, यूपी पीजीटी का इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं जब पीजीटी का इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो मैं तैयार करके गई थी टीएस इलियट की वेस्टलैंड। टीएस इलियट की वेस्टलैंड का मैंने पूरा एक 10 लाइन्स जो 10-12 लाइन्स याद करी थी और टीएस इलियट के बारे में, क्योंकि मुझे ये लगा था कि पीजीटी लेवल का इंटरव्यू है तो एक मतलब एक लोग वर्ड्सवर्थ और ये सब तैयार करके जा रहे हैं, तो मतलब बीइंग अ टीचर तो मैं टीएस इलियट थे। They did not ask a single question from T.S. Eliot. They even did not ask कि आप प्रिपेयर क्या करके आई हैं। उन्होंने मुझे कहा आइए आते के साथ ही उन्होंने मुझसे कहा कि एलईजी के बारे में बताइए, पेस्टोरल एलईजी में और एलईजी में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेस्टोरल एलईजी एंड एलईजी एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गोथे। एंड एक ट्रांसलेशन पूछा था उन्होंने मुझसे, मैं भागकर स्कूल पहुंचा तो, और उसके बाद उन्होंने मुझसे ब्लैक बोर्ड पर लिखवा के देखा था, मेरी राइटिंग देखी थी एंड आफ्टर हार्डली जो है 4 या 5 मिनट बाद दे आस्क्ड मी टू गो। ठीक है, उन्होंने मुझसे हाँ ये पूछा था कि मैडम आई थिंक यू हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस बात का मैंने डिनाई नहीं किया, मैंने कहा यस सर आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उन्होंने जो है उसमें अब जो मुझे नंबर जो मिले थे वो 44 मेरे जो मार्क्स थे, मुझे इसमें 50 में से 44 मार्क्स मिले थे, जबकि मेरा एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं था उसका सा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे तो मुझे जो है उसका सारे क्या होता है, लेकिन फिर भी मुझे 44 मार्क्स मिले थे। लेकिन जब हम प्रिपेयर करके गए उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं। तो बेसिकली 44 मार्क्स भी कोई ऐसा नहीं है कि ख़राब नंबर है, सही नंबर, अच्छे नंबर है। तो बेसिकली क्या था कि जब जब मैंने एंटर किया था तो थोड़ा सा भाई घबराहट जो है वो सबको होती है, लेकिन जैसे ही आप एंटर करते हैं, सबसे पहली बात जब आप एंटर करते हैं तो आपकी जो चाल होती है और आपकी पर्सनैलिटी जो होती है बहुत कंपोज्ड होनी चाहिए। नर्वसनेस आपके चेहरे पे नहीं दिखनी चाहिए, ये बट बहुत नेचुरल है कि आप नर्वस होंगे ही होंगे, मगर आपको अपनी नर्वसनेस सामने वाले को नहीं दिखानी है। वो आपका इस चीज़ से वो आपका नहीं तो वो आपको वो पावर कर लेगा। तो नर्वसनेस नहीं दिखानी। किस बात की नर्वसनेस है मत दिखाओ। जहाँ आप एंटर किया आपको नर्वसनेस जो है वो अपनी बिल्कुल जो है रख दें। दूसरी बात होती है कि पहन के क्या जाए, क्या पहने, क्या अवॉइड करें। तो सिंपल सी चीज़ है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों वो कपड़े पहनिए। जरूरी नहीं है कि लड़कियों को साड़ी ही पहन के जानी है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन सूट तो आप सूट पहनिए। हाँ, जीन्स और जो इस तरीके के कपड़े हैं वो अवॉइड किए जाते हैं। तो क्योंकि वो इंटरव्यू के हिसाब से नहीं होते हैं। एक टीचर को जो पर्सनालिटी है जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो ये है कि ग्रेसफुल पर्सनालिटी होती है। तो ग्रेसफुल पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हैं और ग्रेसफुल लग रहे हैं आप वो पहनिए। तो आप बस उसमें आप कंफर्टेबल होने चाहिए और ग्रेसफुल जो है वो होना चाहिए। अब लड़कियां जो हैं दे कैन वियर साड़ी और सूट वो पहन सकते हैं। बॉयज़ जो है अपना शर्ट एंड पैंट्स और जो है नीट एंड क्लीन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज नीट एंड क्लीन। बहुत तेज परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। ये कुछ चीज़ें होती है। एक परफ्यूम जो होता है वो बहुत लाइट रखना चाहिए। अगर आप परफ्यूम लगा रहे हैं तो परफ्यूम, गर्मी का मौसम है, परफ्यूम लगा के हल्का डीओ या वो सब लगाना चाहिए। देखिए ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं पर्सनैलिटी के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो परफ्यूम बहुत हल्का जो है वो लगाना चाहिए, क्योंकि कई लोग परफ्यूम एलर्जिक होते हैं तो वो ना जो है उनको उससे भी इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, मूड ऑफ हो जाता है अगर परफ्यूम बहुत तेज हो तो परफ्यूम और मेकअप ये सब भी चीज़ें जो होती हैं ये भी थोड़ा सा जो है वो उसको देखना पड़ता है। ठीक है, बाकी रही बात और आपको अपने आप को कैरी कैसे करना है, तो ऑब्वियसली जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहा है आप ग्रेसफुल अपीयरेंस आपकी होनी चाहिए। नाउ अब चलिए टीजीटी की बात कर रहे हैं तो 6 से 10 तक का आप कोई भी जो टॉपिक है, आप एक टॉपिक ग्रामर का प्रिपेयर कीजिए जिस पर आपकी कमांड अच्छी हो।
आप टेंसेस का एक पार्ट तैयार कर लीजिए, क्लॉजेस का एक पार्ट तैयार कर लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का तैयार कर लीजिए, कोई एक ऐसा पार्ट जिसमें से अगर क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है तो आप उसे कर सकें। ठीक है, एक आप प्रोज या पोइट्री में से बेसिकली लोग पोयम तैयार करते हैं। पोयम में जैसे मान लीजिए आपने पोयम जो है वो तैयार करी, आप कोई सी भी पोयम ले रहे हैं और उस पोयम को आपको उसको विद इंटोनेशन पढ़ना होगा, यानी कि आवाज ऐसे नहीं कि ऐसी जो है, मान लीजिए अब आप कोई भी पोयम ले रहे हैं, यूट्यूब पर देखिए कि उसको विद इंटोनेशन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है, आप बिल्कुल उसी तरीके से उस पोयम को पढ़िए। जैसे आपने कोई पोयम ली, आप पोयम तैयार करके जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उन्होंने कहा आप क्या तैयार करके आए हैं, कि हम ये पोयम तैयार करके आए, तो ठीक है रिसाइट करिए। तो रिसाइट करने के लिए आपको क्या करना है कि प्रॉपर इंटोनेशन, प्रॉपर स्ट्रेस के साथ उसको पढ़ना है। पोयम बिना प्रॉपर इंटोनेशन और स्ट्रेस के नहीं पढ़ी जा सकती। तो आपको प्रॉपर, अब आप कहाँ से देखोगे कि प्रॉपर इंटोनेशन कैसे लेना है, प्रॉपर स्ट्रेस कैसे लेना है, तो आप यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर भी वो देखिए जो टीचर्स जो है वो प्रॉपर, जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। बेसिकली यूट्यूब पर ये जो टीचर्स बाहर के टीचर्स हैं, जिस तरीके से वो इंटोनेशन के साथ पढ़ रहे होते हैं, उनका बहुत अच्छा तरीका रहता है इंटोनेशन का। या आप प्रॉपर इंटोनेशन के आप इसमें डालिए कि ये XYZ पोयम विद इंटोनेशन जो है उसको, तो आपको यूट्यूब पे वीडियोस खुलकर आएंगे, आप उनमें जो आपको अच्छा लगे आप वैसा बोलिए। अब आप दूसरा काम क्या करें, जब आपने पोयम और इंटोनेशन कर लिया, आप मोबाइल पर अपनी खुद की रिकॉर्डिंग कीजिए, और उस रिकॉर्डिंग के बाद देखिए कि क्या हम प्रॉपर स्ट्रेस इंटोनेशन के साथ उस पोएम को रिसाइट कर पा रहे हैं, हमारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ तो नहीं है, हम लोग वर्ड्स को गलत तरीके से प्रोनाउंस तो नहीं कर रहे। अगर आप इसको ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, सही है, एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, खुद की रिकॉर्डिंग कीजिए, खुद की रिकॉर्डिंग कीजिए, तो उससे आपको अपनी कमियां दिखेंगी। अब आपके दिमाग में ये आता है कि क्यों ना हम किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे टीचर का कोर्स ले लें जो हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहा हो। बिल्कुल लीजिए, मगर तब लीजिए जब आपको फेस टू फेस करा रहा हो। अब आप कोई गलती कर रहे हो, तो अगर अनलेस आपको गलती बताने वाला आपको बता नहीं रहा, तो आप कैसे जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे। अगर फेस टू फेस आपको कोई इंटरव्यू की तैयारी करा रहा है तो बिल्कुल जो है आप कर लो। अभी मेरी एक स्टूडेंट एनवीएस का इंटरव्यू देकर आई है, तो उसने मुझे इंटरव्यू के लिए, जब उसने जो पोएम वो तैयार करके गई थी, जो ग्रासहॉपर वाली जो है वो द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, ये वाली पोएम तैयार करके गई थी वो। और उसने मुझे क्या करा था कि उसने मुझे व्हाट्सएप पे एक वीडियो जो है वो मुझे वॉइस नोट और वीडियो भेजा था। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा जहाँ जहाँ उसकी गलतियाँ थी मैंने अपना जो है उसको भेजा वीडियो बना के कि भाई तुम्हारी ये गलतियाँ हैं और इन्हें ठीक करो। हालांकि मैंने कोई एनवीएस की प्रिपरेशन कराई नहीं थी, लेकिन मुझे जहाँ पर उसमें प्रॉब्लम लगी मैंने वो चीज़ बता दी। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर कोई आपको फेस टू फेस तैयारी करवा रहा है, जहाँ तुम्हारी गलती है उस गलती को वो रेक्टिफाई करवा रहा है, तब तो बिल्कुल करो। अब नहीं तो आप खुद सोचो कि अगर कोई आपसे कह रहा है हम इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं, मगर इंटरव्यू की तैयारी जो है उसमें आपकी मिस्टेक्स नहीं ठीक हो पा रही हैं, तो फिर वही तो ढक के 3 पात रहे, उसमें क्या हुआ बताइए। तो आप जैसे, अब मैंने आपसे कहती हूँ कि आपको एक पोएम जो है मैंने कही कि जैसे मान लीजिए जो है आंट जेनिफर टाइगर लेते हैं। आंट जेनिफर टाइगर हमने पोएम ले ली, इनकी जो पोएट है उसके बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर किया। आंट जेनिफर टाइगर है, उसको आपने याद करा, उसको प्रॉपर इंटोनेशन के साथ आपने करा। अब उसका जॉनरा देखिए, उसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी आ रही है वो देखिए। अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए जो भी चीज़ आ रही है वो सारी चीज़ आप उसमें देखिए, वो सारी चीज़ें आपको उसमें देखनी होंगी कि आप पोएम तैयार कर रहे हैं तो पोएम का जॉनरा भी पता होना चाहिए कि पोएम जो है वो सोनेट है, लिरिक है, एलिजी है, ओड है, क्या है, ये पता होना चाहिए। अब अगर आपसे सोनेट है, सोनेट पूछा तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो बैठा हुआ है इंटरव्यू में पैनल में, सोनेट का ओरिजिन क्या है, सोनेट सबसे पहले लिखा किसने था, सोनेट इंग्लैंड में कौन लेकर आया, ये सारी चीज़ें क्रॉस क्वेश्चनिंग आपको ये पता होना चाहिए कि इस जॉनरा में से मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका कि आपको जो अपने इंटरव्यू के लिए ये चीज़ तैयार करनी। अब आप बात आती है डेमो के लिए, आपसे कहा आप जो तैयार करके आए हैं वो पढ़ाइए। तो आपको पढ़ाने के लिए क्या करना है कि आप पढ़ाने का तरीका शुरू कीजिए। एक छोटा सा जो है वो बोर्ड लीजिए, उस पर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि राइटिंग बहुत मैटर करती है।
अगर आपकी राइटिंग खूबसूरत है तो आपके नंबर वैसे ही बढ़ जाते हैं। अब आपकी राइटिंग अगर सुंदर नहीं है तो इस समय आप एकदम से उसे खूबसूरत बना नहीं सकते, लेकिन साफ जरूर लिख सकते हैं वर्ड्स को अलग अलग करके। तो आपको अपना एक छोटे से बोर्ड पे प्रैक्टिस करिए, और फिर वही वाली बात मैंने जैसे आपसे कहा कि आप मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कीजिए अपनी। अगर आप अपने सबसे बड़े जज हैं, आपको अपनी रिकॉर्डिंग देख के अच्छा लग रहा है तो ठीक बात है, नहीं अच्छा लग रहा है तो जहां तक जब तक अच्छा ना लगे प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप जो है उसको रिकॉर्ड कीजिए, अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए कि यहां पर मेरे लिखने में ये प्रॉब्लम है। तो एक स्टूडेंट के और जज बनाइए, आप के फ्रेंड्स होंगे उनको जो है उनसे पूछिए कि भाई मेरे पढ़ाने में यहाँ पर तुमको मैं जो है डेमो दूँ पढ़ाने का, तो मुझे बताओ मेरे पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, या मेरे पढ़ाने में कैसा लग रहा है तुमको पढ़ने में। बेसिकली जज उन्हें बनाइए जो आपके बड़े हैं, ये वो नहीं, बड़ों को मत बनाइए। आप अपने जो स्कूल के बच्चे अपने घर में जो बच्चे हैं आप उन्हें भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप रिकॉर्डिंग जरूर कीजिए। बेसिकली अगर आप बच्चों को पढ़ा के देखेंगे तो उससे ये होगा कि आप जो अगर 6 to 10 या जो बड़े हैं उनको पढ़ा के देखेंगे तो उससे ये होगा क्रॉस क्वेश्चनिंग। अगर बच्चे भी पूछते हैं अच्छा ये पढ़ाइए, इसका मतलब समझाइए, तो इस तरीके से उसके बाद अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए। अब हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे लोग उन्हें मिल ही जाएं पढ़ाने के लिए, लेकिन आपको अगर डेमो को प्रिपेयर करना है तो डेमो देते हुए सबसे पहली बात ये है, नर्वस बिल्कुल भी नहीं। आप अगर खुद भी फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यही सोचिए आपके सामने 10 लोग बैठे हुए हैं और एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पढ़ाना चाहिए। अगर आप एक 7th क्लास के बच्चे होते तो आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सोचकर आप अपना एक डेमो प्रिपेयर कीजिए। 5 मिनट का डेमो जो है वो प्रिपेयर कीजिए। आप एक टॉपिक तैयार कीजिए, मान लीजिए आपको ग्रामर का ही टॉपिक तैयार करना है, आप ग्रामर का टॉपिक लीजिए, बोर्ड पे उसे लिखिए। अब ग्रामर का टॉपिक अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो सबसे पहले वो आपको पता होगा फ्रॉम नोन टू अननोन चलते हैं, तो पहले वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 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 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, पहले वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो पिछली क्लास में बच्चों को पता है। फिर उसके बाद अननोन जो है वो सीधा टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, फ्रॉम नोन टू अननोन। जैसे कुछ क्वेश्चंस लिखे कि इसमें कि ये आना चाहिए, मान लीजिए अगर जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे अभी केवीएस के आंसर की में बहुत लोगों ने इसको गड़बड़ कर दिया कि दिस शुड बी डन बाय देन, तो बाय देन में देन क्या है, तो लोगों ने एडवर्ब लगा दिया हैव और नाउन। इस बात पे मैंने इसको एक्सप्लेनेशन दिया भी था। आप सबसे पहले जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले सिंपल क्वेश्चंस पूछिए कि जो है ही जो है टीचर्स अस इंग्लिश, तो अंडरलाइन कीजिए इंग्लिश क्या है, तो बच्चे बताएंगे नाउन है। उसके बाद फिर कुछ ऐसे ही साधारण से क्वेश्चन फिर अननोन वाला पूछिए कि दिस शुड बी डन बाय देन, अब इसमें देन क्या है, तो कहेंगे एडवर्ब। नहीं, कैसे नाउन है कि प्रेपोजिशन के बाद जब कुछ पार्ट पर प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन लगता है या प्रोनाउन लगता है, तो ये जो चीज़ है इससे, तो ये नोन से अननोन की तरफ चलना है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कीजिए। इस तरीके से आप लोग अपने डेमो की तैयारी, डेमो देते हुए भी आपको जल्दी जल्दी भागना नहीं, शब्दों को साफ बोलना है, धीरे, बहुत धीरे नहीं बहुत तेज नहीं। पिच जो है आवाज उठना गिरना, क्योंकि अगर आवाज एक सी है तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आवाज बहुत धीमी है तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आवाज बहुत ज्यादा जो है एक कंपोज्ड और मैच्योर्ड वॉइस होनी चाहिए, तो लोग आपको सुनेंगे। इतना तो वो भी जानते हैं कि दोज हु हैव बीन कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनको जो है वो उनमें और जो वेटरन्स हैं उनमें बहुत फर्क होता है। वो पता चल जाता है किसी के जो है पढ़ाने के बोलने के तरीके से कि वेदर द पर्सन इज नोविस और वेटरन। लेकिन फिर भी आप का ये 2 चीजें हुई कि इंटरव्यू के लिए और डेमो के लिए। सेम यही चीज आप पीजीटी के लिए। अब पीजीटी का जो लेवल है, पीजीटी में आप 11th और 12th में से कोई सी भी पोएम जो है द लेबनम टॉप है या कोई सी भी पोएम जो है, आप मैंने कहा पोएम और प्रोज में से जो आपको ठीक लगे। अब अगर प्रोज है तो प्रोज ऑब्वियसली आप पूरा नहीं तैयार कर सकते, उसकी समरी आप तैयार कर सकते हैं। कोशिश करिए समरी मोस्टली जो है वो आप इंग्लिश में ही बताएं। अब सीबीएसई में जब पढ़ाया जाता है
तो सबसे पहले सीबीएसई में वही वाली चीज़ है कि पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जो बुक्स दी वो होती हैं उनमें एक्टिविटीज़ लिखी रहती हैं कि भाई इस पैराग्राफ में बुक्स अगर आपके पास हो तो देखिएगा जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें ना एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। आप उन एक्टिविटीज़ को देखिए कि इन एक्टिविटीज़ की सहायता से हम कैसे एक लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। कि अगर एनसीईआरटी ने अपने में ये एक्टिविटीज़ दी हैं तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी इन चीज़ों को करना चाहता है। जैसे डू इट योरसेल्फ में है, जैसे मान लीजिए अगर कोई एनसीईआरटी में जो उसमें किस तरीके से है कि ये एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में आपने अभी तक जितने भी जो एडवर्ब्स हैं वो छांट के भरिए इनमें एडवर्ब्स। तो इसका मतलब वो आपसे इसमें ग्रामर में एडवर्ब जो है वो छटवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा और भी जो चीज़ है जैसे जो डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज़ दी रहती हैं एनसीईआरटी की बुक्स में। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं ज़रा उसमें बुक देखती हूँ। जैसे ये मेरे पास एनसीईआरटी की जो है वो बुक है और इसमें जो है जो एनसीईआरटी का जो यहाँ पर एक वो रहता है सेक्शन रहता है, तो मैं उसमें जो है वो आपको एनसीईआरटी का सेक्शन जो है वो एनसीईआरटी फोल्डर है। तो इसमें जैसे मेरे पास इस समय एक मैंने वो जो है वो लिया हुआ है, तो एनसीईआरटी फोल्डर में उनमें इसमें ना थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज जरूर देते हैं। अब इसमें ये दिया हुआ है कि दिस प्ले, जैसे ये एक द प्रपोजल नाम का प्ले है उसमें दिया हुआ है, दिस प्ले हैज बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश फ्रॉम द रशियन ओरिजिनल। आर देयर एनी एक्सप्रेशंस और वेज ऑफ स्पीकिंग दैट स्ट्राइक यू एज मोर रशियन देन इंग्लिश? फॉर एग्जाम्पल, वुड एन एडल्ट मैन बी एड्रेस्ड बाय एन ओल्डर मैन एज माई डार्लिंग और माई ट्रेजर इन एन इंग्लिश प्ले? तो इसमें जो है वो आपको एक थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज है। तो एनसीईआरटी फोल्डर्स जरूर देखिए कि एनसीईआरटी फोल्डर्स में जो अलग से एक्सरसाइज दी रहती है उस पर अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते। उस अलग से एक्सरसाइज में से कोई एक आप जो है पॉइंट लेकर उसको भी तैयार जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि अगर जो एनसीईआरटी की बुक्स में इसे ये भी पता चलेगा कि आपने एनसीईआरटी फोल्डर को भी देखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके अलावा इसी तरीके आप एनसीईआरटी फोल्डर देखेंगे, मेरे हाथ में बुक है और मेरे पास ये एनसीईआरटी फोल्डर है। जैसे मेरे पास डस्ट ऑफ स्नो मेरे लिया हुआ है और डस्ट ऑफ स्नो में एनसीईआरटी फोल्डर है। तो इसमें जो है एनसीईआरटी फोल्डर में इसमें दिया हुआ है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, और इसमें डस्ट ऑफ स्नो के बारे में जैसे जो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं वो ये हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम। और इसमें डस्ट ऑफ स्नो एनसीईआरटी फोल्डर में से आप बहुत अच्छे से आराम से क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार कर सकते हैं कि अगर एनसीईआरटी ने अपनी बुक में अपने फोल्डर्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं तो ऑब्वियसली दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू एज वेल। तो आप एनसीईआरटी फोल्डर में से क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, वो एक आपका प्लस पॉइंट जो है वो रहेगा कि हाँ आपने एनसीईआरटी फोल्डर को भी देखा, आपने ऑब्वियसली बुक को ध्यान से देखा है, तो आप उसमें से तैयार कीजिए एनसीईआरटी फोल्डर का। और जैसे मैंने आपसे बताया कि आप जो आप समअप करते हैं कि किस चीज़ को करना है, तो सबसे पहले इंटरव्यू है, आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, 2 या 3 लाइन में आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है। अपने वो ट्रेड्स सोचिए जो हैं आपके अंदर वाकई में, उन ट्रेड्स को अपने बताइए। जो आपके जो आपकी कमियां हैं उनको डिप्लोमेटिकली उनको जो है वो जो है उसको अवॉइड कीजिए, वो ज़्यादा सही रहता है। अगर उसके बाद 2 या 3 लाइन के बाद नेक्स्ट चीज़, इंटरव्यू के लिए जो टॉपिक तैयार कर रहे हैं प्रोज या पोइट्री, जॉनरा जरूर पता होना चाहिए, जॉनरा के क्वेश्चंस तैयार कीजिए। पढ़ाने के लिए जो भी टॉपिक ले रहे हैं, चाहे प्रोज ले रहे हैं, पोइट्री ले रहे हैं, ग्रामर ले रहे हैं, तैयार तीनों ही करके जाएं एक एक, तो बहुत अच्छा रहेगा। उस पर आपको अपनी एक बोर्ड लीजिए, अपना राइटिंग को देखिए, रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए। रिकॉर्डिंग से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आप अपने सबसे बड़े जज हैं। रिकॉर्डिंग करेंगे तो उससे बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा कि यहाँ मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है। पोएम पढ़ना चाह रहे हैं विथ स्ट्रेस एंड इंटोनेशन,
अगर कोई पैराग्राफ पढ़ने के लिए आपको दिया जाता है तो भी आपको विद स्ट्रेस एंड इंटोनेशन जो है वो पढ़ना होगा। तो स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इज अ मस्ट, करना ही होगा, अदरवाइज प्लेन पढ़ा हुआ कोई मायने नहीं रखता है। तो बस इतना ही मुझे आज आप लोगों से डिस्कस जो है ये करना था। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को के लिए हेल्पफुल रहें। और क्योंकि जो इंटरव्यू में मेरे बहुत से स्टूडेंट्स इंटरव्यू में अपीयर हो चुके हैं एनवीएस वाले में, और यूपी पीजीटी का इंटरव्यू मैंने खुद ने दिया है, ये आपको पता ही होगा। यूपी पीजीटी में मेरी 14th रैंक थी पूरी यूपी में। तो और जो है तो मुझे ये पता है कि इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो वो स्ट्रेस लेवल क्या होता है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को कूल एंड कंपोज रखने की पूरी तैयारी जो है वो करनी है। और हाँ जी, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो नेवर टेक योर डॉक्यूमेंट्स इन एनी प्लास्टिक बैग, और आप अपना फोल्डर जो है एक अच्छा सा फोल्डर में उसको लेकर जाइए। डॉक्यूमेंट्स क्या मतलब, अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लेके जाते हैं, जैसे अगर कोई भी चीज़ आप लेकर जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप फोल्डर उसमें जो है लेकर जाएं, प्लास्टिक बैग और उसमें चीज़ें ना लेके जाएं। छोटी छोटी सी चीज़ें, परफ्यूम तेज ना लगाएं जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ये मैं कट ऑफ कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा कि कट ऑफ जो है हमने एक पोल कराया था, पोल के हिसाब से जैसे लोगों ने वोट दिए हम उस हिसाब से, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं इसके बारे में अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। और मैंने तो पोल के हिसाब से बोला है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को कह के जा रही हूँ। भाई बाद में ये मत कहना मैडम आपने कुछ कहा आ गया कुछ और। तो देखिए ये चीज़ जो है मैं आप लोगों को पहले कह रही हूँ, ये आप ही लोगों के वोट के अकॉर्डिंग मैंने जो है कहा है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।